जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आज मैं बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर वीज़ा के दूसरे चैप्टर में जो बाबा साहब ने घटना का वर्णन किया है, यह घटना बाबा साहब के साथ बड़ौदा राज्य में जब बाबा साहब नौकरी करने गए थे उस समय घटी थी। उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यह वीडियो में बाबा साहब के शब्दों से ही जो मैं बताऊंगा। बाबा साहब कहते हैं कि मैं 1918 में भारत लौटा। मुझे बड़ौदा के महाराजा ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। मैं न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1913 से 1917 तक का पढ़ाई की। सन 1917 में मैं लंदन आ गया, जहां मैंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातकोत्तर विभाग में दाखिला लिया। लेकिन सन 1918 में अपनी पढ़ाई पूरी किए बगैर मुझे भारत लौटना पड़ा। मेरी पढ़ाई का खर्चा क्योंकि बड़ौदा राज्य ने उठाया था, इसलिए उनके राज्य की सेवा करने के लिए मैं बाध्य था। अतः भारत लौटने पर मैं सीधा बड़ौदा चला गया। बड़ौदा की नौकरी मैंने क्यों छोड़ी, यह बताना मेरे लिए वर्तमान उद्देश्य के प्रति बिल्कुल अप्रासंगिक है, इसलिए मैं उन कारणों की चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मेरा संबंध तो बस यहाँ बड़ौदा के मेरे सामाजिक अनुभवों से है और मैं अपने आप को बस उनके वर्णन तक ही सीमित रखूँगा। बाबा साहब आगे कहते हैं कि यूरोप अमेरिका में मेरे 5 साल के रहने के बाद मेरे मन से इस भावना को बिल्कुल मैंने निकाल दिया कि मैं अछूत हूँ और एक अछूत भारत में जहाँ कहीं भी जाता है अपने लिए और दूसरों के लिए समस्या खड़ा करता है। लेकिन जब मैं स्टेशन के बाहर आया तो मेरा मन इस प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित था कि कहाँ जाऊँ, कौन रखेगा मुझे। मैं अंदर तक उद्वेलित था। मैं जानता था कि यहाँ हिंदू होटल है जिसको बीसी कहते हैं, लेकिन वह मुझे ठहराने वाले नहीं थे। वहाँ रहने का एक ही रास्ता था कि किसी और नाम से रहे, लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि यदि मेरी वास्तविकता का पता चल गया तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। और यह तय था कि मेरी वास्तविकता खुल ही जाएगी। बड़ौदा में मेरे मित्र थे जो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। अगर मैं उनके पास जाऊं तो क्या वह मेरा स्वागत करेंगे? मैं आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। हो सकता कि एक अछूत को अपने घर में प्रवेश कराने में उन्हें शर्म महसूस हो। मैं स्टेशन की छत के नीचे खड़ा कुछ देर तक सोचता रहा कि कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। फिर मेरे मन में आया कि पूछूं, शायद कैंप में कोई स्थान मिल जाए। तब तक सारे यात्री जा चुके थे और मैं अकेला रह गया था। कुछ भाड़े की गाड़ी वाले थे जिन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी, वह मुझे देख रहे थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने में से एक को बुलाकर पूछा कि क्या उन्हें कैंप में किसी होटल की जानकारी है। उसने बताया कि एक पारसी सराय है और वे लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। यह एक सराय थी जिसे पारसी लोग चलाते थे। पारसी लोग जरदुश्त धर्म को मानने वाले होते हैं। इस बात का कोई भय नहीं था कि वो मेरे साथ अछूतों सा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनका धर्म छुआछूत नहीं मानता है। अस्वस्थ होने के कारण प्रसन्न हृदय और भयमुक्त मन के साथ मैंने अपना सामान एक भाड़े की गाड़ी में डाला और गाड़ीवान से कैंप वाली पारसी सराय में चलने को कहा। सराय एक 2 मंजिल भवन थी, जिसके नीचे वाली मंजिल में
बूढ़ा पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। वह सराय की रखवाली करने वाला कर्मचारी था जो वहाँ ठहरने वाले सैलानियों को खाना दिया करता था। मेरी गाड़ी वहाँ पहुँची और वह पारसी कर्मचारी मुझे ऊपर वाली मंजिल में ले गया। मैं ऊपर चला गया और गाड़ी वाला मेरा सामान ले आया। मैंने उसे पैसे दे दिए और वह चला गया। मैं प्रसन्न हो रहा था कि अंततः मैंने अपने ठहरने की समस्या का हल ढूंढ लिया। मैं कपड़े उतारने लगा क्योंकि आराम से हो जाना चाहता था। इसी बीच पारसी कर्मचारी हाथ में एक रजिस्टर लेकर आ गया। उसने मुझे इस अर्धनगी अवस्था में देख लिया और मेरे पास सदरा या कश्ती नहीं थी जिनसे किसी व्यक्ति के पारसी होने की पुष्टि होती थी। उसने तीखे स्वर में मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मुझे यह तो पता नहीं था कि इस सराय को पारसी समुदाय केवल पारसियों के लिए चलाता है, तो मैंने उससे कह दिया कि मैं हिंदू हूँ। वह मेरा उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गया और मुझसे बोला कि तुम सराय में नहीं रह सकते हो। उसके उत्तर से मैं पूरी तरह सकते में आ गया और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब फिर वही प्रश्न आ खड़ा हुआ, कहाँ जाऊँ? मैंने अपने आप को संभालते हुए उससे कहा कि मैं हिंदू अवश्य हूँ, किंतु यदि उसे कोई आपत्ति न हो तो मुझे यहाँ ठहरने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने उत्तर दिया कि कैसे रह सकते हो तुम? मुझे इस सराय में ठहरने वाले हर आदमी का हिसाब किताब रजिस्टर में रखना पड़ता है। मैं उसकी चिंता समझ रहा था। मैंने कहा, रजिस्टर में दर्ज करने के लिए मैं पारसी नाम रख सकता हूँ। जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम क्यों आपत्ति कर रहे हो? तुम्हारा कुछ जाना थोड़े ही है। मेरे यहाँ रहने से कुछ आय ही होगी। मुझे यह मेरी बात मानने को इच्छुक दिखाई दिया। स्पष्ट था कि काफ़ी समय से इसकी सराय में कोई सैलानी ठहरने नहीं आया था और वह थोड़ा सा पैसा कमाने के अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। वह इस शर्त पर राजी हुआ कि मैं उसे खाने और ठहरने के लिए 1.5 रुपये रोज़ दूंगा। उसने मेरा नाम एक पारसी की हैसियत से रजिस्टर में लिख लिया और नीचे चला गया। मैंने राहत की सांस ली। मेरी समस्या का समाधान हो गया था और मैं बहुत प्रसन्न था। लेकिन अफसोस, तब मुझे पता नहीं था कि मेरी यह प्रसन्नता कितने कम समय के लिए थी। लेकिन इस सराय में अपने निवास के दुखद अंत और बखान करने से पहले यह बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो थोड़े समय के लिए मैं रहा, तब इस बीच मेरा समय कैसे कटा। सराय की पहली मंजिल में एक छोटा सा सोने के लिए कमरा था और इससे लगा हुआ एक गुसलखाना यानी शौचालय था जिसमें एक नल लगा हुआ था। बाकी एक बड़ा हॉल था। जिन दिनों मैं वहाँ ठहरा हुआ था, इस बड़े हॉल में सब तरह का कूड़ा कबाड़, तख्ते, बेंचें और टूटी हुई कुर्सियाँ रखी हुई थीं। इस वातावरण के बीच मैं अकेला व्यक्ति था जो रहता था। वह कर्मचारी प्रातःकाल एक कप चाय लेकर आ जाता था और वह 9:30 बजे मेरा नाश्ता और सुबह का खाना भी लेकर उपस्थित हो जाता था। तीसरी बार वह रात को 8:30 बजे मेरा रात का भोजन लेकर आता था। कर्मचारी तभी आता था जब उसके लिए आना अत्यंत आवश्यक था और इस अवसरों पर वह मुझसे बात करने को रुकता नहीं था। दिन जैसे जैसे
कट जाता था। बड़ौदा के महाराजा ने मुझे महालेखा कार्यालय में एक अधिकारी पद पर नियुक्त किया था। मैं सुबह 10 बजे सराय से कार्यालय के लिए निकल जाता था और रात में 8 बजे के करीब सराय में पहुंचता था। मेरा प्रयास रहता था कि मेरा अधिक से अधिक समय मित्रों की संगत में सराय के बाहर कटे। रात काटने के लिए सराय में लौटने का विचार मेरे लिए अत्यंत भयावह होता था और मैं सराय में बस इसलिए लौटकर आता था कि मेरे पास उस नगर में और कोई स्थान नहीं था जहां मैं विश्राम कर सकता था। सराय की पहली मंजिल पर बने एक बड़े हॉल में कोई नहीं रहता था जिससे मैं बात कर सकूं। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरा हॉल घोर अंधेरा में डूबा हुआ था। अंधेरा छांटने के लिए यहाँ न कोई बिजली थी और न तेल की कुप्पियाँ थीं। पारसी नौकर मेरे प्रयोग के लिए एक छोटी सी लालटेन लेकर आता था, लेकिन उसका प्रकाश भी कुछ इंच तक ही पहुंच पाता था। मुझे लगता था कि मैं किसी काल कोठरी में बंद हूं और किसी व्यक्ति से मिलकर उससे बातचीत करने की मेरी बहुत इच्छा होती थी, लेकिन वहां कोई होता ही नहीं था। आदमी का साथ न मिलने पर मैं पुस्तकों का साथ पकड़ लेता था और बस पढ़ता ही रहता था। पढ़ाई में डूबकर मैं अपने अकेलेपन को भूल जाता था, लेकिन चमगादड़ों ने उस हाल को अपना घर बना रखा था और चिक चिक और फड़फड़ाहट से बहुधा मेरा ध्यान उचट जाता था। एक फुरफुरी सी शरीर में दौड़ जाती थी। तब मुझे याद होता था जिसे भुलाने का मैं प्रयास कर रहा होता था, अर्थात यह कि मैं एक अनजान स्थान पर विचित्र स्थिति में था। कई बार तो निस्संदेह मुझे क्रोध भी आता था, लेकिन मैंने अपने दुख और क्रोध को दबा रखा था। भले ही यह काल कोठरी हो, ले फिर भी यह था तो बसेरा ही। कोई बसेरा न होने से अच्छा यह बसेरा कहा जा सकता था। मेरी स्थिति इतनी हृदय विदारक थी कि जब मेरा भांजा बम्बई से मेरा शेष सामान लेकर आया, जिसे मैं वहीं छोड़ आया था, तो मेरी दशा देखकर वह जोर जोर से रोने लगा था और मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा था। इस प्रकार ऐसी स्थिति में मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रह रहा था। मैं जानता था कि मैं अधिक दिनों तक यह स्वांग नहीं कर सकता, क्योंकि एक न एक दिन मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए मैं रहने के लिए सरकारी बंगला लेने के लिए प्रयासरत था, लेकिन प्रधानमंत्री मेरे अनुरोध पर तत्परता से विचार नहीं कर रहा था। मेरी अर्जी एक अधिकारी से दूसरी अधिकारी की चक्कर काटती रहती और इससे पहले कि मुझे अंतिम उत्तर मिलता, मेरे लिए कयामत के दिन आ पहुंचा। सराय में टिकने का मेरा 11वां दिन था। मैंने सुबह का खाना खाकर कपड़े बदलने के बाद दफ्तर के लिए अपने कमरे से निकलने वाला था। मैंने पिछली रात लाइब्रेरी से ली गई कुछ पुस्तकें वापस करने के लिए उठ रहा था कि मुझे सीढ़ियों पर कई लोगों को ऊपर आने की आहट हुई। मैंने सोचा कि सैलानी होंगे, यहाँ ठहरने के लिए आए होंगे, इसलिए मैं बाहर झांक कर देखा लगा कि ये कौन लोग हैं। तभी मुझे एक दर्जन लंबे तगड़े और हट्टे कट्टे पारसी दिखाई दिए, जिनके हाथों में लाठियां थीं। गुस्से से भरे ये पारसी मेरे कमरे की ओर आ रहे थे। तब मेरी समझ में आया कि ये सैलानी नहीं है और उन्होंने तुरंत ही इसका प्रमाण भी दे दिया। वे मेरे कमरे के समक्ष पंक्ति बांधकर खड़े हो गए
और मुझ पर प्रश्न दागने लगे। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? पारसी नाम रखने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? मक्कार, तुमने पारसी सराय को अपवित्र कर दिया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैं और स्वांग नहीं कर सकता था। यह वास्तव में धोखाधड़ी थी और मेरी धोखाधड़ी पकड़ी गई तथा निश्चित बात थी कि जो खेल मैं खेल रहा था, यदि उस पर मैं अड़ा रहता तो ये क्रोध से भरे धर्मांध पारसी मुझे पूरी तरह पीटते। संभव है कि मुझे मौत के घाट उतार देते। लेकिन मेरी विनम्रता और मेरी चुप्पी ने इस कयामत को टाल दिया। उसमें से एक ने मुझसे पूछा कि मेरा कब खाली करने का विचार है। उस समय अपने बसेरे को मैं अपनी जान से अधिक कीमती समझता था। इस प्रश्न में जो धमकी छुपी हुई थी वह बहुत गंभीर थी। इसलिए मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और विनम्रता से प्रार्थना की कि मुझे कम से कम 1 सप्ताह और रहने दें। मैं सोच रहा था कि बंगले के लिए प्रधानमंत्री को दिए हुए मेरे निवेदन पत्र पर इस बीच मेरे पक्ष में निर्णय हो जाएगा, परंतु वे पारसी लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे अंतिम चेतावनी दे डाली कि मैं उस रात को उन्हें सराय में दिखाई नहीं दूं, अपना सामान लेकर चलता बनूं। ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मैं परेशान हो गया। मेरा दिल डूबने लगा। मैं सभी को भला बुरा कहने लगा और फूट फूट कर रो पड़ा। अंततः मुझसे मेरी अनमोल संपत्ति अर्थात मेरा बसेरा छीन लिया गया था। यद्यपि यह किसी कैदी की कोठरी से कम नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अनमोल था। पारसियों के जाने के बाद कुछ देर तक मैं सोचता रहा और कोई रास्ता निकाला जाए। मुझे आशा थी कि मुझे शीघ्र ही सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस तरह से मेरी समस्या थोड़े समय की थी। मुझे लगा कि मित्रों के पास जाकर सहायता मांगना चाहिए, जो एक अच्छा समाधान हो सकता था। बड़ौदा राज्य में मेरा कोई अछूत दोस्त नहीं था, लेकिन दूसरे वर्गों में मेरे मित्र थे। उनमें से एक हिंदू था और दूसरा भारतीय ईसाई। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के पास गया और उससे अपनी परेशानी बताई। वह बहुत सज्जन व्यक्ति और मेरा प्रिय मित्र था। मेरी परेशानी सुनकर वह दुखी हुआ और गुस्सा भी, लेकिन उसने एक बात कह दी। वह बोला, अगर तुम मेरे घर आ गए तो मेरे नौकर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं उनका संकेत समझ गया और फिर मैंने उस पर जोर नहीं डाला कि वह मुझे अपने घर में स्थान दे दे। मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के पास नहीं जाना चाहता था। एक बार उसने मुझे निमंत्रण दिया था कि मैं जाकर उसके पास रहूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था और पारसी सराय में रहना पसंद किया था। इसके पीछे कारण यह था कि उसकी आदतें मुझे रास नहीं आती थीं। अगर मैं गया तो वह मुझे दुत्कार देगा। इसलिए मैं अपने कार्यालय चला गया, लेकिन बसेरा ढूंढने के इस अवसर को मैं सचमुच छोड़ नहीं सकता था। एक मित्र से इस विषय में विचार विमर्श करने के पश्चात मैं निश्चय किया कि मैं उसके पास जाकर पूछूंगा कि क्या वह मुझे अपने यहाँ जगह दे सकता है। जब मैंने उससे यह प्रश्न किया तो उत्तर था, कल मेरी पत्नी बड़ौदा आने वाली है और
मुझे उससे पूछना होगा। बाद में मुझे पता चला कि यह बड़ा ही चतुराई भरा उत्तर था और वह और उसकी पत्नी मूल रूप से ऐसे परिवार से थे जो जाति से ब्राह्मण थे और ईसाई धर्म अपनाने के बाद पति से विचार तो उदारवादी हो गए थे, लेकिन पत्नी अपनी आचार व्यवहार में अभी भी रूढ़वादी थी। वह अपने घर में किसी अछूत को शरण देने के लिए कभी भी सहमत नहीं होती थी। इस प्रकार आशा की अंतिम किरण भी बुझ गई थी। जब मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के घर से निकला, शाम के 4 बज रहे थे। मेरे सामने विराट प्रश्न यही था कि आखिर मैं जाऊं कहाँ। मुझे सराय तो हर हाल में छोड़नी थी और कोई मित्र ऐसा नहीं था जिसके पास मैं चला जाता। अब मेरे पास एकमात्र विकल्प यही बचा था कि बम्बई लौट जाऊं। बड़ौदा से बम्बई जाने के लिए 9 बजे रात में ट्रेन जाती थी। मुझे 5 घंटे व्यतीत करने थे। मैं कहाँ बिताऊं ये घंटे? क्या सराय चला जाऊं? अपने मित्र के पास जाऊं? सराय वापस जाने का साहस मैं जुटा नहीं पा रहा था। मुझे भय था कहीं पारसी लोग आकर मुझ पर हमला न बोल दे। अपने मित्र के पास जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यद्यपि मेरी स्थिति दयनीय थी, फिर भी मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर दया करे। मैंने निर्णय लिया कि ये 5 घंटे मैं शहर और कैम्प की सीमा पर सार्वजनिक उद्यान कमाठी बाग में बिताऊंगा। मैं वहां जाकर बैठ गया। कुछ तो मैं शून्य मन ना सा रहा और कुछ मैं अपने साथ घटी घटना को लेकर दुखी था और कुछ मुझे अपने माता पिता की याद आ रही थी, जैसे कि अकेलेपन की स्थिति में हर एक बच्चे को होता है। 8 बजे मैं बाग से बाहर आया और एक गाड़ी लेकर सीधा सराय पहुंचा। मैंने ऊपरी मंजिल से अपना सामान उतारा। पारसी नौकर बाहर आ गया, लेकिन हम में से कोई एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं बोल पाया। वह सोच रहा था कि वह इस परेशानी के लिए किसी सीमा तक उत्तरदायी था। मैंने उसे उसके पैसे दिए। उसने चुपचाप पैसे ले लिए और मैं चुपचाप उससे विदा ले लिया। मैं बहुत आशा लेकर बड़ौदा गया था। मैंने अनेक ऑफर छोड़ दिए थे। वह युद्ध का समय था। भारतीय शिक्षा सेवा में कई स्थान खाली थे। मैं लंदन में अनेक प्रभावशाली असरदार लोगों को जानता था, लेकिन मैं उनमें से किसी के साथ संपर्क साधने की चेष्टा नहीं की। मेरा मानना था कि यह मेरा कर्तव्य था कि मैं पहले अपनी सेवाएं बड़ौदा के महाराजा को दूं। उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई का में जो पैसे खर्च किए थे उसको पूरा करूं और यहाँ मुझे केवल 11 दिन रहकर बड़ौदा से बम्बई लौटना पड़ रहा है। बाबा साहब आगे लिख रहे हैं, 1 दर्जन पारसियों का लाठी लेकर भयंकर इरादे से मेरे सामने कतारबद्ध कर खड़ा होना और उनके सामने भयभीत होकर दया की याचना करना, यह एक दृश्य है, ऐसा दृश्य है जिसे 18 वर्ष की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी धुंधला नहीं हो पाई है। मैं आज भी इसे सब साफ साफ याद कर सकता हूँ और जब भी याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब मैं पहली बार मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो व्यक्ति एक हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत है।